हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। सारे बच्चों का करियर प्लैनेट के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना बच्चों। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। फटाफट स्टार्ट करें। तो देखो, नाम ही सब कुछ कह रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। अब विलय क्यों? तो मैं कहूँगी पानी की जो प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी सही, उसे कुछ मिलाओगे, कितना मिलाओगे और उस पर कुछ चेंज होगा वही तो देखना है ना। अब कैसे? तो देखो, पानी को बॉईल करो, है ना, पानी को उबालो तो तुम कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाएगा, इसमें क्या सोचे, अच्छी बात है भाई, 100 पे बॉईल हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा करो कि पानी में तुम शुगर मिला दो, अब उबालो, तो तुम देखोगे नहीं भाई ये तो 100 पे नहीं बॉईल हो रहा, ये तो 100 से ज़्यादा पे बॉईल हो रहा है ना। मान लो 100.1 हो गया, 100.2 हो गया, तो क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक बढ़ गया मतलब वाष्प दाब कम हो गया, क्योंकि क्वथनांक और वाष्प दाब तो इनवर्स है ना, बोलो, है ना भाई। जल्दी जल्दी उबल रहा है तो वाष्प जल्दी जल्दी बन रही है, तो वाष्प दाब ज़्यादा है। तुम कह रहे हो नहीं उबल ही नहीं रहा, लेट उबल रहा है, 100.1 हो गया, 100.2 हो गया, तो अभी तो नहीं उबल रहा, 100 पे तो नहीं उबल रहा, वेट करना पड़ रहा है। तो तुम कह रहे हो क्वथनांक बढ़ गया मतलब वाष्प नहीं बन रही है, कम बन रही है, तो वाष्प दाब कम हो गया। तो वाष्प दाब और क्वथनांक तो इनवर्स थे। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो पानी में शुगर मिलाया, कितना मिलाया उसमें चेंज आ रहा है कि भाई थोड़ी सी शुगर मिलाती हूँ 1 ग्राम तो ज़्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन 10 ग्राम मिलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो मैं ये क्या मुसीबत है ना। तो विलियन के वे भौतिक गुण, रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, है ना। पानी की रिएक्शन करानी है तो नमक मिला दिया, शुगर मिला दिया, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, मैं भौतिक गुण की बात कर रही हूँ। तो किसी विलयन की वे भौतिक गुण जो उसमें एडेड, उसमें मिलाए गए विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तुमने कितना विलय मिलाया है, तुमने कण कितने मिलाए हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कैसे? तो मैं कहूँगी देखो, पानी 100 पे उबलता है, कुछ ही मिला लो, अब 100 तो नहीं आएगा, चेंज आएगा। तो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, क्योंकि 100 तो रहेगा, अब 100 के बाद 0.1 बढ़ा, 0.2 बढ़ा, 0.3 बढ़ा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे एडेड पार्टिकल्स पे। तो क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। सिमिलरली हिमांक उन्नमन, मतलब पानी फ्रिज तो 0 पे होता है, अब तुम कहो मैं शुगर मिला के जमाऊं तो वो 0 पे फ्रिज नहीं होगा, वो माइनस पे फ्रिज होगा। हिमांक में कमी आएगी, अब 0 पे जमना था नहीं जमेगा, माइनस में जमने वाला है। तो होंगे ये क्या मुसीबत है। तो क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या चीज़ है? तो मैं तुम्हें कहूँगा देखो ना, पानी में किशमिश रख दो तो किशमिश फूल जाती है, हाँ, और पानी उसके अंदर बॉडी में जाने के लिए क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो पानी ने किशमिश में जाने के लिए कितना प्रेशर लगाया, वो ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ठीक है। अब तो देखो बिल्कुल सूखी किशमिश है, रेजिन, है ना, तो बिल्कुल सूखा अंगूर है, बिल्कुल सूखी किशमिश है, तो पानी ज़्यादा जोर लगाएगा कि यार बहुत एंट्री करनी पड़ेगी, इसको पूरा फुलाना है। और अगर एकदम सॉफ्ट, एकदम फ्रेश है तो इतना जोर नहीं लगाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि शुगर की कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर कितनी है ना। तो परासरण दाब और हिमांक, क्वथनांक, परासरण दाब और क्वथनांक तो सीधा वाष्प दाब से रिलेटेड है ना। क्वथनांक और हिमांक दोनों वाष्प दाब से रिलेटेड है, आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या बोलते हैं, RLVP, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मतलब क्वथनांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब में कमी आएगी, अब कितने पे कितनी कमी आएगी उसको बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना। नोट्स मेरे साथ साथ लिख देना। तो पहली बात, किसे कहते हैं, सवाल आता है एग्जाम में, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, तो हम कहेंगे विलयन के वे भौतिक गुण। क्या बेटा? विलयन के वे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या, समझे मेरी बात, जो मैंने मिलाया है ना, वो कितना मिलाया है उसकी बात कर रही हूँ, है ना, अणुओं की संख्या, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है भाई, विलय के मोलों की संख्या। और अगर आप मोलों की संख्या ना बोलो तो कणों की संख्या बोल दो। विलय के मोलों की संख्या या विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी आएगी नहीं, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं,
बोलो बेटा, बात समझ में आ गई क्या? विलेय कणों की संख्या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है। फिर मैं लिख रही हूं न कि उसके संगठन पर तथा उसकी प्रकृति या संगठन पर निर्भर नहीं करते। संगठन मतलब मैं ग्लूकोज मिलाऊं चाहे फ्रक्टोज मिलाऊं, अगर मैं 1 मोल मिला रही हूं तो फिर जितना क्वथनांक उन्नयन ग्लूकोज में आएगा उतना फ्रक्टोज में आएगा, क्योंकि मोलों की संख्या समान है और 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो कणों की संख्या समान है, तो आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है भाई, कंपोजिशन पे नहीं डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे नहीं, संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना। उन्हें हम कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, एक टेंशन खत्म हो, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब बेटा कितने टाइप की होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। अणु संख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, तो हम कहेंगे देखो, सबसे पहली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है RLVP। क्या बेटा? RLVP, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर भाई, चलो वाष्प दाब का इसको पढ़ने ही वाले हैं ना, आगे टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बेटा क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक उन्नयन, और इसका एक और नाम है इंग्लिश में, वो भी याद रखेंगे, इबुलियोस्कोपी। ठीक है बेटा, क्वथनांक उन्नयन, इबुलियोस्कोपी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि हिमांक अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको हम पढ़ेंगे क्रायोस्कोपी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, कमी वृद्धि कुछ नहीं, परासरण दाब। पानी का परासरण दाब कितना है ऐसे नहीं बता सकते, पानी में किशमिश डालोगे अब उसका परासरण दाब कितना है वो बता सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि उसको प्रेशर लगाना है, ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, डिपेंड करेगा तुमने उसमें क्या मिलाया है। सांद्रता आपका जो जिसके अंदर सॉल्वेंट को एंट्री करना है उस विलयन की सांद्रता कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर, अणु संख्यक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा? अणुओं की संख्या। किस पे डिपेंड करेगा? विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है, कंपोजिशन में डिपेंड करेगा, क्या मैं शुगर मिलाऊं ग्लूकोज मिलाऊं, आंसर सेम। चाहे 1 मोल ग्लूकोज मिलाओ 1 मोल सुक्रोज मिलाओ, आंसर सेम। नमक मिला दे तो नहीं, क्योंकि 1 मोल नमक बोलने के लिए 1 मोल है, पानी में जाने के बाद वो 2 मोल है। क्यों? तो नमक पानी में जाते ही नमक रहता ही नहीं भाई, Na+Cl- डिफरेंट हो गया ना, तो यहाँ बात तो सही। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कणों की संख्या पर, और कणों की संख्या सेम है तो आंसर सेम है, बदल गई तो आंसर बदल गया। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे हाँ 4 अणु संख्यक गुणधर्म है। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तीसरा हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बाय 1 क्या करनी है, हमें चारों प्रॉपर्टी को बच्चे डिस्कस करना है। ठीक है भाई, तो हम पहला डिस्कस करेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई,
फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई, क्या डिस्कस करना है इसमें? तो देखो, वाष्प दाब है ना, मान लो पानी है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है ना, ये शुद्ध विलायक है। ठीक है भाई, शुद्ध विलायक है। अब वाष्प बनाएगा तो उड़ जाएगा ना, प्रेशर कैसे मापूंगी? तो हम कहेंगे ठीक है बंद कर दो, अभी बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो भाई वाष्प तो बनाएगा, तो हम कहेंगे ये रही वाष्प अवस्था, ये वाष्प है। ठीक है, अब देखो पहले इसकी सरफेस पे है ना, पहले इसकी सरफेस पे सिर्फ जल के अणु है। देखो ये सब के सब क्या करेंगे? वाष्प बनेंगे। तकलीफ क्या है? पानी की तो नेचर है वाष्पित होने की। क्या भाई, गीले कपड़े रखोगे तो सूखेंगे नहीं क्या? है ना, इसमें क्या चीज़ है? गीले कपड़े रखेंगे सूखेंगे, तो हम कहेंगे हाँ सूख जाएंगे, क्योंकि पानी है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, बॉयल होना अलग चीज़ होती है, वाष्प बनाना अलग चीज़ होती है। लिक्विड की नेचर है, वो धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है ना, गैस बन के उड़ता रहता है। जिस टेम्परेचर मिल जाए उसको, वो हीट मिल जाए। तो भाई गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि बाहर का ताप ज़्यादा है, वाष्प दाब ज़्यादा होता है। और सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं, तो हम कहेंगे टेम्परेचर कम होता है, वाष्प कम बनती है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर से सीधा सीधा रिलेटेड है ना, संबंधित है, ताप से सीधा सीधा वाष्प दाब। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे हाँ, अगर आपका टेम्परेचर 40 है या 50 है तो वाष्प दाब फिक्स है। जैसे पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 मिलीमीटर मरकरी है। जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 मिलीमीटर मरकरी है, तो फिक्स है। 100 के बाद 101 बोलोगे, 102 बोलोगे तो बदल जाएगा, लेकिन 100 पे तो फिक्स है ना, तो मैं कहूँगी हाँ 100 पे तो फिक्स है। ठीक है, तो ये लिक्विड था, शुद्ध विलायक था, तो मैंने मान लिया वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब फिक्स है ना, तो मैंने मान लिया इसका वाष्प दाब जो है वो P0 है भाई, है ना, शुद्ध विलायक, मैंने मान लिया वाष्प दाब P0 है। ओके, समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। अब तुमने कहा कि नहीं विलायक की तो बात ही नहीं, हम तो विलियन पढ़ रहे थे, है ना। हमने डेफिनेशन क्या लिखा था? विलियन के वे भौतिक गुण। ठीक है, अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहले क्या पढ़ा था? विलियन के। हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, विलायक की तो बात कर ही नहीं रहे। पानी का तो वाष्प दाब फिक्स है, अब आपने तो कुछ मिलाया, वहां पे बात करो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, है ना, ये हमने बना दिया हमारा कंटेनर, यहाँ भर दिया हमने पानी, तो पानी था तो पानी वाष्प बना लेता। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैंने तो शुगर मिलाया। अभी हम नमक की बात नहीं करेंगे, अभी हम ऐसा विलेय मिलाएंगे जो अवाष्पशील, जो खुद वाष्प नहीं बनाता। ठीक है, अवाष्पशील और विद्युत अनवगटीय हो। क्या बेटा? विद्युत अनवगटीय, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अवाष्पशील और विद्युत अनवगटीय हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? नमक मिला दो तो हम कहेंगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे अणुओं की संख्या पर निर्भर होने वाले गुण। अब नमक 1 मोल मिलाओगे, लेकिन मिलाते ही नमक तो आपका टूट जाएगा ना पानी में। Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Na+Cl- तो मोलों की संख्या 2 हो गई, अणुओं की संख्या दुगनी हो गई, तो अणु संख्या गुणधर्म बदल जाएंगे। तो अभी हमारे सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे ना, है ना। MgCl2 मिला दो तो 1 Mg2Cl, आंसर 3 गुना हो गया। AlCl3 मिला दो तो 1 एल्यूमिनियम 3 Cl, AlCl3, तो फिर 4 हो गए ना। तो अभी मेरी मोलों की संख्या बदल जाएगी। तो फिलहाल शांति रखो, नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, सामान्य गुण पढ़ लो, अणु संख्या गुणधर्म, फिर अब नॉर्मल पढ़ लेंगे कि नमक क्यों नहीं मिलाया, तो प्रॉब्लम थी हमें, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, शुगर, ऐसे मिलाओ ना, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो अवाष्पशील और विद्युत अनवगटीय विलेय मिला दो। ठीक है, तो भाई अब ये ठोस है ना, ठोस पदार्थ मिलाना है और घुलना भी चाहिए। ठीक है भाई, तो सारी शर्तें, तो ये तो बीच बीच में आ जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ आएगा बिल्कुल। पानी में शुगर घुलेगी तो लेवल अप थोड़ा ना होगा, बीच बीच में आएगा। आन दो। तो तकलीफ क्या थी? पानी तो पहले भी वाष्प बनाता था, तो वैसे तो है नहीं कि तुम कह रहे हो कि पहले तो पानी आराम से पानी उड़ता था और पानी में शुगर मिला तो पानी उड़ेगा नहीं, ऐसा थोड़ा ना, पानी तो उड़ेगा, है ना। तो मैं कहूँगी हाँ पानी तो उड़ेगा, लेकिन देखो तो सही बेचारे को तकलीफ कितनी,
क्या भाई, ये शुगर मॉलिक्यूल क्या करेगा, मैं खुद तो उड़ूंगा नहीं और तुझे उड़ने दूंगा नहीं, तो हम कहेंगे यार ये तो है ना, छोटे भाई बहन होते हैं ना वैसे ही तो काम करते हैं, है ना, कि मैं तो बाहर जा नहीं सकता भैया, अब तो को जाने दूंगा नहीं, मम्मी को शिकायत कर दूंगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल गड़बड़ आ रही, पानी में शुगर क्या करेगी, मेरे को तो गुल्ला है, गुल्ली हुई हूँ, उड़ मैं सकती नहीं क्योंकि मैं ठोस हूँ, अवाष्पशील हूँ, मेरी तो वाष्प बनेगी नहीं, तो मेरी नहीं बनेगी तो तुम्हारी क्यों बनाने दूँ। मतलब बीच में आ रहा है ना बच्चा, पानी अगर गैस सतह पे होता तो उड़ जाता, सतह पे तो पानी है ही नहीं ना, तो उड़ेगा कैसे। फिर वाष्प दाब क्या था, प्रति इकाई क्षेत्रफल, वाष्प द्वारा लगाया गया बल, तो दोबारा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ठोस के कण भी आ गए ना, तो द्रव की सतह पे वाष्प द्वारा लगाया गया बल, तो द्रव का है तो ठोस आ गया ना, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, है ना, वाष्प बनेगी कम, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो मैं कहूँगी एक तो तुमने बनाया विलयन, और विलयन में तुमने कर दी मुसीबत, है ना, विलयन और विलयन का वाष्प दाब, तो अब मैंने मान लिया PS सॉल्यूशन, है ना, पहले मैंने मान लिया था P0 विलायक का, ये हो गया विलयन का, और इस केस में क्या होगा, तो मैं कहूँगी वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या भाई कम क्यों हुआ, समझ में आई ना बात, कम तो होगा ही सही, वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि अवाष्पशील विलय न तो खुद वाष्प बनाएगा न उस बेचारे को बनाने देगा। बात समझ में आई, है ना। पहले सिर्फ पानी था, मस्ती से रहता था, अकेला था, इसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं थी, आराम से वाष्प बनाता था, जब मर्जी पड़े उड़ जाओ, ढक्कन बने तो वापस आ जाओ, फिर उड़ जाओ, फिर आ जाओ, है ना। फिर हमने इसकी शादी करा दी, अब इसकी ज़िंदगी में आ गया खतरा ही खतरा, परेशानी परेशानी परेशानी। अब ये कहेगा जब मर्जी है तब मैं नहीं उड़ सकता, और जब मर्जी है मैं घर में नहीं आ सकता, ये बैठा है, तो अब इसकी वाष्प जो है वो कम बनेगी। अभी थोड़ा कंट्रोल में आया तो इसकी वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है। पहले P0 था, अभी PS है, क्लियर। तो पहले P0 था, बाद में PS है, और कमी तो हो गया, कमी तो आएगी, आज़ादी में कमी आ गई ना, तो P0 माइनस PS। आई बात समझ में। तो वाष्प दाब में कमी, पहले P0 था, बाद में PS है, तो वाष्प दाब में कमी है P0 माइनस PS। कितनी कमी आई, तो हम कहेंगे रुको भाई शांति रखो, अभी बताते हैं, है ना। तो वाष्प दाब अवनमन तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो, अगर इसकी थियरी लिखनी है तो हम कहेंगे किसी विलायक का वाष्प दाब, है ना, मतलब अगर आप पानी की बात कर रहे हैं ना बच्चा, तो विलायक का वाष्प दाब, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, ताप बदलोगे तो फिर बदल जाएगा। तो विलायक का वाष्प दाब निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विलायक का वाष्प दाब निश्चित ताप पर स्थिर होता है, निश्चित होता है, ठीक है। फिर क्या ही टेंशन है, निश्चित होता है ना। परंतु जब इसमें क्या मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे हम इसमें मिला रहे हैं अवाष्पशील, जब इसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलय मिलाया जाता है। तो ठोस विलय के कण, ठोस विलय के कण द्रव की सतह पर भी आ जाते हैं, है ना। सरफेस पे सॉलिड आ गया था, घर के बाहर पहरेदार आ गया था, है ना, द्रव की सतह पर आ जाते हैं, जिससे विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्लियर, पूरी थियरी नहीं समझानी उसको, आपको पता है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है भाई। अब वाष्प दाब में कमी को ही, है ना भाई, वाष्प दाब में जो कमी आई उसी को ही तो वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे, है ना। तो आपको बताना है वाष्प दाब में आई यह कमी, वाष्प दाब में यह कमी, ठीक है, क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है,
चलो भाई टेंशन खत्म, वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। क्या तकलीफ इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो रिलेटिव लोअरिंग पढ़ना था, लोअरिंग पढ़ लिया है ना। यानी पहले मेरे पास शुद्ध विलायक था, बोलो मेरे पास शुद्ध विलायक था, तो हम कहेंगे अकेला था, आज़ाद था, मर्जी बढ़े जितना उड़ जाओ, क्या ही टेंशन है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी आज़ादी तो फिक्स थी ना, तो हम कहेंगे हाँ इसकी आज़ादी थी P0। फिर हमने इसमें मिला लिया विलेय, जो इसकी ज़िंदगी में घुल गया, और अब ये विलायक तो रहा नहीं, अब ये बन गया विलयन, ठीक है। और जो इसकी ज़िंदगी में घुला और इसने इसको परेशान कर दिया, इसकी आज़ादी पे लगा दी पाबंदी, है ना। तो अब वाष्प दाब कितना है, तो हम कहेंगे अब इसकी आज़ादी हो गई कम, वाष्प दाब हो गया कम, कितना, तो PS, है ना। पहले अगर 100% आज़ाद था तो 80% आज़ाद है, 20 की तो कमी आएगी सही। तो हम कहेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन बताओ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन बताओ। तो हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS, वाष्प दाब में आई कमी। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब। विलयन मतलब तुमने अवाष्पशील और विद्युत नवगठीय विलय मिलाया ना, किससे पूछ के मिलाया, अब मिलाया तो भुगतो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे नहीं आपेक्षिक अवनमन कह रहे हो कब से, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इससे आप क्या समझे, तो हम कहेंगे देखो पहले 100 था, बाद में 80 हुआ, कमी आई, हाँ आई, कितनी आई, 20 की। 20 की कमी कितने पे आई, तो हम कहेंगे हाँ हर 100 पे 20 की कमी आई, 100 का 80 हो जाता है, 100 का 80 हो जाता है, 20 की कमी आ रही है। किस पे आ रही है, 100 पे 20 की कमी आ रही है, यानी पहले 100 था, बाद में 80 है, और ये कमी 100 पे है, इनिशियल पे है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0, समझे बेटा, P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बोलो कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं विलेय और विलायक में विलेय की संख्या पर, विलयन तथा विलायक की प्रकृति में विलेय की संख्या पर, विलेय विलायक की प्रकृति और विलेय पदार्थों की संख्या पर, विलायक अणुओं की अपेक्षिक संख्या पर। तो बेटा अणु संख्या गुणधर्म है ना फिक्स होता है, एक ही बात पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या। किसके मोल, विलेय के मोल, सोल्यूट के मोल, है ना। विलायक की प्रकृति क्या, पानी का वाष्प दाब, पानी है तो पानी के वाष्प दाब की बात करेंगे, उसकी कमी उसकी वृद्धि। लेकिन बेंजीन है तो उसके वाष्प दाब में कमी और वृद्धि, तो वाष्प दाब तो मतलब ही नहीं था, कमी कितनी आई वृद्धि कितना आई, उससे पानी का क्या लेना देना। जो मिला रही हूँ वो कितना मिला रही हूँ उससे मतलब था, क्या मिला रही हूँ उससे मतलब नहीं था। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था 1 मोल ग्लूकोज मिलाओ चाहे 1 मोल सुक्रोज मिलाओ, आंसर सेम आएगा, क्योंकि कणों की संख्या बराबर है, मोलों की संख्या बराबर है। तो क्या मिलाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, कितना मिलाओगे उससे फर्क पड़ेगा। तो ले देखिए एक ही बात आती है कि रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट, केवल विलेय कणों की संख्या पर, इररिस्पेक्टिव मतलब छोड़ दो आप किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय विलायक को छोड़ दो, है ना, केवल विलेय के अपेक्षिक संख्या पर, विलेय कणों के अपेक्षिक संख्या पर, मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी राउल्स लॉ तो आया ही नहीं, और नेक्स्ट देखें, चलो मुझे पढ़ना पड़ेगा अपन को। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो हम कहेंगे ओके चलो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अब आता है आपके पास अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम। अब देखो राउल्ट क्या कहता है कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, तो भाई हम तो क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं,
किस में मिला रहे हो, तो हम कहेंगे विलायक में मिला रहे हो। ये सिर्फ आपको ना क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ देता है। 4 अणुसंघीय गुणधर्म में चारों की बात नहीं करेगा, सिर्फ वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की बात करेगा। तो राउल्स कह रहा है कि देखो पहले पानी था, अकेला था, पूरी पूरी वाष्प बना लेता था, वाष्प दाब ज्यादा था। अब तुम शुगर मिलाते हो, है ना, या कुछ भी ग्लूकोज मिलाते हो, यूरिया मिलाते हो, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि बीच बीच में ठोस कण आ जाते हैं, वाष्प बनने नहीं देते, परेशान करते, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो वाष्प दाब ज्यादा कब होगा, तो मैं कहूँगी पानी ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। और कम कब होगा, तो शुगर ज्यादा होगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। पानी अकेला है तो झंझट ही नहीं थी, पूरी पूरी वाष्प बना रहा है, लेकिन शुगर की वजह से वाष्प दाब कम हो रहा है। तो विलयन का वाष्प दाब किस पर डिपेंड करेगा, तो मैं कहूँगी भाई अगर पानी ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और शुगर ज्यादा होगी तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो ये दोनों को रिलेट करके आपको एक नियम दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल के अनुसार, मान लो आपके पास ऐसा विलयन है, राउल के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त, क्या बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आपके पास है, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन हेतु, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, या विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना, यानी कि पीएस, विलयन का वाष्प दाब क्या था, पीएस। ज्यादा कब होगा, पानी ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वाष्प दाब विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है, क्या बेटा, विलायक के मूल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर तो विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है ना, मतलब तो मतलब सिर्फ इतना सा, पीएस प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट। पीएस क्या, तो मैं कहूंगी पीएस हमारा था ना विलयन का वाष्प दाब, विलायक के मूल भिन्न यानी कि एक्स के समानुपाती। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ कि भाई ठीक है ये ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, पर होगा कितना, तो भाई अकेला था जब कितना था उसके हिसाब से चेंजेस आएगा। मतलब मान लो पानी अकेला था तो उसका वाष्प दाब 100 था, ठीक है। अब मैं कुछ मिला रही हूँ तो कम हुआ, तो कम 100 के रिस्पेक्ट में होगा ना, भाई 90 हुआ कि 99 हुआ कि 98 हुआ, रिलेट तो 100 से करूंगी ना, कि मैं मान 500 1000 से कर दूंगी, नहीं होंगे, 100 से रिलेटेड करेंगे। तो फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो पी नॉट, पहले कितना था, पी नॉट था, तो मैं कहूंगी पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। क्लियर, ये है आपका राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय युक्त क्या बोले विलयन के लिए वाष्प दाब, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ लेते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। क्लियर है। अब हम कहेंगे चलो मान लेते हैं इसको भी। अब तो आप देखो राउल्स ने तो कह दिया, वो मैं लिख देती हूँ कि भाई पी एस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, एक्स विलायक। अब पी नॉट यहाँ लिया तो पी एस अपॉन पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, एक्स विलायक, ठीक है। अब थोड़ी गणित तो मुझे ये भी पता है कि एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक इक्वल्स टू 1 होता है, क्या बेटा बोलो, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक इक्वल्स टू कितना होता है, तो हमें इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स विलायक को 1 माइनस एक्स विलेय लिख दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न तो एक होता है ना, जैसे परसेंटेज 100 होता है, तो फिर फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, तो टुकड़ा तो एक का हो ना, एक के बहुत सारे टुकड़े होंगे ना, तो फ्रैक्शन 1 होता है, तो एक्स विलायक इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स विलेय। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये लो 1 माइनस एक्स विलेय, तो एक्स विलेय इधर लिया हो तो प्लस का हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ एक्स विलेय इक्वल्स टू, तो 1 रहने दो और ये चीज इधर लिया हो, तो पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट,
इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे एक्स विले। अब यहाँ हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक क्यों लें? तो देखो ये कुछ जाना पहचाना नहीं है क्या? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बोलो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, RLVP तो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये राहुल का दूसरा स्टेटमेंट है ना। अर्थात अगर आप ऐसे भी लिखो तब भी सही है। अर्थात राहुल के नियमानुसार, है ना, राहुल के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि राउल्स लॉ दो है ना बेटा, लिक्विड लिक्विड का भी तो है। लिक्विड में ला दो तब भी राउल्स लॉ लगता है। तो पूछेगा ना मैं कौन सा बता रहे हो, लिक्विड लिक्विड बता रहे हो, सॉलिड लिक्विड बता रहे हो? तो सॉलिड लिक्विड बता रहा हूं। अवाष्पशील विलेय, ठोस अवाष्पशील विलेय वो वाला बता रहा हूं। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, है ना बेटा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि RLVP, है ना, वाष्प दाब में आई कमी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है भाई। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? तो हम कहेंगे विलेय के मूल भिन्न के बराबर है। क्या बेटा? विलेय के मूल भिन्न के बराबर है, चेक कर लो, ठीक है भाई, विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है? तो हम कहेंगे तो RLVP है, ठीक है। तो फिर RLVP है तो बात ही खत्म कर दो। ओके भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे चलो राउल्स लॉ का एक और स्टेटमेंट मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हम कहेंगे देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपने कह दिया विलेय के मूल भिन्न, और मूल भिन्न तो समझते हो ना तुम, मूल भिन्न क्या था? एक के मूल अपॉन सबके मूल। तो विलेय के मूल भिन्न मतलब विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल, कुल मूल। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना। तो विलेय के मूल भिन्न, विलेय के मूल अपॉन कुल मूल, ये। अब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, अभी इसने एक नियम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम रिसर्च करेंगे। हम कभी 1 ग्राम शुगर मिलाएंगे, कभी 2 ग्राम मिलाएंगे, कभी 1% मिलाएंगे, कभी 2% मिलाएंगे। तो हमारी रिसर्च क्या कहती है कि ये नियम मतलब ये फॉर्मूले बराबर हो रहे, लेकिन तभी हो रहे हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। फॉर्मूले काम कर रहे हैं लेकिन तभी कर रहे हैं जब विलयन क्या हो? तनु हो। तो फिर आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई राउल्स लॉ, परंतु यह नियम है ना, ये जो रूल है ना बेटा, यह नियम केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन, केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। समझे मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर रहा है? तो हम कहेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम कर रहा है, तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो भाई अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करो, तनु विलयन के लिए क्या है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख रही हूँ मतलब तनु विलयन। तो डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, तो पानी मतलब विलायक ज्यादा है, विलेय कम है। तो भाई इसके सामने ये चीज बहुत छोटी है तो हटा दो, तनु विलयन पर ही लागू होता है। मतलब शुगर तो तुम्हें 1 ग्राम 2 ग्राम घोलनी, पानी तुम्हें 1 किलो लेना है, तो होंगे 1 किलो के सामने 1 ग्राम, तो चलो फिर हटा दो। तो कैपिटल N वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। आई बात समझ में? तुम्हें चलो हटाओ उसको, वो भी मोल है ना, बाहर तो फिर भी चलो 1000 ग्राम के सामने तुम्हें लग रहा है 1, लेकिन शुगर है ना तो अणुभार तो 342 है। अब 1 को 342 से डिवाइड कर दो, बहुत ही छोटा आएगा, तभी काम कर जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई अब तनु विलयन की बात कर रहे हो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक है भाई, है ना। ये हमारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, देखो ये था तब भी समझ में आया, ये था तब भी समझ में आया, ठीक है। अब स्मॉल n क्या है? तो मैं कहूंगी स्मॉल छोटा वाला विलेय की बात होती है, विलेय के मूल, है ना बेटा। स्मॉल n तो मैं कहूंगी विलेय के मूल, मोल का फॉर्मूला भार बट्टे अणुभार, है ना। मोल का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। कैपिटल N क्या है? तो मैं कहूंगी विलायक के मूल, ठीक है। और विलायक के मूल मतलब तो मैं कहूंगी कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब फॉर्मूला सेट करो, तो
तो फॉर्मूला सेट करते हैं, देखो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, तो रखो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। क्या बेटा क्लियर? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। स्मॉल फॉर विले, कैपिटल फॉर विलायक। तुम्हें याद रखना है अब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में छोटा बबलू ऊपर आएगा, छोटा बबलू स्मॉल डब्ल्यू, छोटा बबलू स्मॉल डब्ल्यू ऊपर आएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, है ना। स्मॉल विले के लिए, कैपिटल तो हम कहेंगे विलायक के लिए। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो गया, यहां तक कर लोगे। ठीक है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भी चलो आपके नीट वाला क्या बोलते हैं एनसीईआरटी जब तो बन जाएगा, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन फंसेगा। देखो अब आता क्या है कि भी आपका विलियन मान लो तनु नहीं है, यदि विलियन तनु ना हो, ठीक है, यदि विलियन तनु ना हो, भाई 99% केसेस में तो तनु भाई काम करेगा, न्यूमेरिकल जो है ना वो तनु का ही आएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का आएगा। लेकिन मान लो तनु ना हो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला लगा देना, एन अपॉन एन प्लस एन, है ना। मान लो नीट का एग्जाम दे रहे हो तब तो यही फॉर्मूला लगा के करना, डाइल्यूट वाला करना ही मत, जब तक वो लिखे नहीं कि विलियन तनु है ना, तो ये लगा देना। अब तो लगे यार ये तो मैडम सॉल्व करूंगा तो पहले मोल निकालूं, फिर मोल निकालूं, फिर मोल फ्रैक्शन लगाऊं, लंबा हो जाएगा। तो लंबा मत करो, ऐसा करो इसको रिवर्स कर दो, है ना। ये इक्वेशन एक है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। मतलब देखो पी नॉट ऊपर और पी नॉट माइनस पी एस नीचे, ठीक है, और इसको भी रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो एन प्लस एन अपॉन स्मॉल एन। अब तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, एन अपॉन एन क्या हो गया 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, अब क्या करें, तो भाई इसको यूं कहीं रहने दो, 1 इधर ले आओ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, ऊपर ले लो, तो पी नॉट, अब ये देखो -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस पी नॉट और फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू वही कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब देखो तो मैं कहूँगी ये तो काट दो, तो पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब वापस रिवर्स कर दो, मुझे तो पी नॉट माइनस पी एस ऊपर चाहिए ना, मैंने रिवर्स किया था इक्वेशन को। ठीक है, तो अब मेरा फॉर्मूला क्या आया, तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन तो वही ना, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तो मैं कहूँगी भाई देखो सीधी सीधी बात है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। सेम फॉर्मूला है, खाली यहाँ पी एस है। कब लगेगा, जब विलियन तनु ना हो। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन फंसेगा, है ना, तो कहेगा 100 ग्राम में 1 ग्राम मिला रहा हूँ, 100 ग्राम में 1 ग्राम मिला रहा हूँ, है ना, 1% विलियन। तो भाई अब 1% में तनु कहाँ हुआ, 100 के सामने 1 को थोड़ा नेग्लेक्ट करूँगी, 1000 के सामने 1 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। 1000 लोग खड़े हैं, एक आदमी को नहीं पूछा तो ठीक है, लेकिन 100 के सामने 1 को नेग्लेक्ट करना तो केमिस्ट्री है, तो हम कहेंगे नहीं, 100 के सामने 1 तो खैर वैल्यूएबल है। आई बात समझ में, मतलब वो डाइल्यूट था, वैल्यूएबल तो सब है। 1000 के सामने 1 थोड़ा तनु हो सकता है, 100 के सामने 1 तनु नहीं माना जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, फिर तनु ना हो तो ये ले लेना। सेम फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखते हो तो तनु हो जाएगा, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लिखते हो तो सांद्र हो जाएगा। नीट जेईई में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आप वो फॉर्मूला लगा दो। फिर भी एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसी से होगा तो फिर इससे ही करना भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात क्लियर है ना। एक बार मैं सारे फॉर्मूले बता देती हूँ तुम्हें। देखो पहला राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे उसने कहा था पी एस इक्वल्स टू या पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स विलायक। ठीक है, दूसरा क्या था, तो निर्भर तो करता है पर कितना चेंज आएगा, तो पी नॉट के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, पी नॉट एक्स विलायक
तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तनु है तब तो ये, और तनु ना हो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ये तनु विलयन के लिए है ना बेटा। और ये जब विलयन तनु ना हो, आपको पता ही नहीं तनु है सांद्र है, तब भी यही लेना है ना। जब आपको नहीं पता हो तो ये ले लेना, जब आपको बोला है तो आप ये ले लेना। समझ गए क्या मेरी बात? बोलो, समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल रूल है। राउल्स लॉ क्या घर की तो बात कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगी और, है ना। फिलहाल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो, विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन यानी RLVP, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल के समानुपाती होता है। RLVP प्रोपोर्शनल टू X विलय। तो ये तो एक ही आदमी ने बोला था, और वो कौन था? राउल्स लॉ, है ना। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, यही तो था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसकी सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? अब तुम्हें लग रहा है सबकी सांद्रता 1% है, तो सबकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समान। सांद्रता नहीं, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या तो 1% मतलब 100 ग्राम में 1 ग्राम, तो विलायक तो चलो सब 100 ग्राम है, लेकिन 1 ग्राम सुक्रोज मतलब समझे 1/342 मोल, है ना। 1 ग्राम ग्लूकोज मतलब तो 1/180 मोलों की संख्या, ठीक है। 1% यूरिया मतलब 1/60, और ग्लीसरॉल तो बेटा ग्लीसरॉल का फॉर्मूला ये है ना, CH2OH और CH2OH, ठीक है। 60 क्यों लाई हो? यूरिया का अणु भार 60 है ना बेटा, फॉर्मूला तो आता है ना NH2CONH2, तो 1% मतलब 1 ग्राम यूरिया और अणु भार 60 आएगा। ग्लूकोज का C6H12O6, अब तो 12th NCERT पढ़ रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो, अणु भार 180 आएगा। सुक्रोज होता है C12H22O11, तो अणु भार 342 आएगा, और इसका निकाल लो भाई। और तो क्या, 1 बटा कार्बन 12 दूना 24, 36 और 3 39, 40 41 42 और 2 44 है ना, 44 16 32 और 48, ठीक है। बोलो कितना आया? 80 90 और 92, 1/92। तो कम से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम आएगा, 60 से डिवाइड करूंगी 1 का 60वां हिस्सा ज्यादा ही होगा इन सब से। तो यहाँ मोलों की संख्या ज्यादा है ना, विलय के मोलों की संख्या ज्यादा है, और जहां मोल ज्यादा वहां अणु संख्या गुणधर्म भी ज्यादा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1% यूरिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो ग्लूकोज NaCl BaCl2 AlCl3 सभी की मोलर सांद्रता बराबर है, सबके मोल एक एक ले लो। अब अणु संख्या गुणधर्म का घटता क्रम, तो देखो बेटा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 1 मोल है तो पानी में जाके भी 1 मोल ही रहेगा, लेकिन NaCl है ना, NaCl अगर मैं 1 मोल ले लूं तो पानी में जाके 2 मोल हो जाएगा। बोलो, एक Na प्लस एक Cl माइनस। तो फिर BaCl2, तो BaCl2 भले ही मुझे 1 मोल दिखा रहा है, पानी में जाके इसके 3 मोल बनेंगे, है ना, एक बेरियम प्लस 2 और 2 क्लोराइड। और AlCl3 तो अगर ये 1 मोल है तो 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड, है ना बेटा, पानी में जाके इसके 4 मोल बनेंगे। तो जहां मोलों की संख्या ज्यादा वहां अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा, वहां हमारी लड़ाई है नहीं। तो सबसे ज्यादा AlCl3 फिर BaCl2, लेकिन ये बराबर तोड़ना है, NaCl 2 और ग्लूकोज 1, तो फिर ये AlCl3 BaCl2 NaCl और ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक है, 3 क्लासें मुश्किल से हैं, टॉपिक आपका, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिलहाल ये सारे वीडियोस जो है आपको ऐप कंटेंट पे अवेलेबल है, जब भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा तो आप जरूर इसको करें। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। चल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।